Welcome to our new video. Today we are going to learn about partnership accounts. So before starting the partnership accounts, I am going to give you a brief introduction about it. So without further ado, let's start it. देखिए, जो भी पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप अकाउंट्स को पढ़ने से पहले दो चीज़ों का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. नंबर वन, एक तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932, और साथ साथ में अकाउंट्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा. यानी जब भी आप पार्टनरशिप के बारे में बात करेंगे, पार्टनरशिप अकाउंट्स के बारे में बात करेंगे, दो चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा. एक तो पार्टनरशिप एक्ट 1932, दूसरा अकाउंट्स के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा. सो देखिए, सबसे पहले मैं आपके सामने ये रखने जा रहा हूँ आखिर पार्टनरशिप किसे कहते हैं. चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. देखिए, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, ये जो दोनों हैं, इन्होंने सोचा चलो हम इकट्ठे बिजनेस कर लेते हैं. किसने? मिस्टर ए ने, मिस्टर बी ने. मिस्टर ए ने कहा चलो मैं कैपिटल लाता हूँ ₹1 लाख, और मिस्टर बी ने कहा चलो मैं भी एक प्रीमाइसेस सेटअप कर लेता हूँ, आप ₹10 लाख. तो इन्होंने जो बिजनेस स्टार्ट किया, फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग कंसर्न स्टार्ट किया इन्होंने, ट्रेडिंग कंसर्न. देखिए, और क्या कहा इन्होंने कहा हम प्रॉफिट भी शेयर करेंगे. क्या कहा? प्रॉफिट करेंगे शेयर. लेकिन किस रेशो में? इन्होंने कहा हम 2:3 रेशो में प्रॉफिट को शेयर करेंगे, ए और बी ने. तो क्या इन दोनों के दरमियान इसको कहेंगे कि ये पार्टनरशिप है बिटवीन ए एंड बी? सो क्या टेस्ट करेंगे हम पहले, क्या पार्टनरशिप है इन दोनों के दरमियान? देखिए, सबसे पहला कंपोनेंट क्या है? एक तो दोनों ने कैपिटल भी डाली है, बिजनेस भी करने का इरादा कर लिया है, कैपिटल भी डाल दी है और प्रॉफिट भी शेयर कर रहे हैं. तो क्या हम इसको पार्टनरशिप कहेंगे? देखिए, जब भी पार्टनरशिप एक्ट 1932 पढ़ते हैं तो इसको कहते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस. प्राइमा फेसी एविडेंस यानी कि ऊपर से लगता है कि ये पार्टनरशिप है, लेकिन असल में ये पार्टनरशिप टेस्ट नहीं है. यानी कि ये प्राइमा फेसी एविडेंस है. कंक्लूसिव एविडेंस होना चाहिए. कौन सा एविडेंस? कंक्लूसिव एविडेंस. आखिर फिर कंक्लूसिव एविडेंस क्या मायने, जिसे हमें ये पता चले ए और बी के दरमियान पार्टनरशिप है? तो उस रिलेशनशिप को कहते हैं एजेंसी रिलेशनशिप. एजेंसी रिलेशनशिप. आखिर एजेंसी रिलेशनशिप क्या होती है? एजेंसी रिलेशनशिप को एक मैगज़ीन में बयान किया जा सकता है. ध्यान देने की कोशिश करेंगे. कैरियड बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. मतलब क्या है? देखिए, या तो सारे के सारे पार्टनर्स, यानी कि हमारे केस में दो पार्टनर्स हैं, या तो दोनों के दोनों एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, या तो दोनों के दोनों एक्टिवली बिजनेस में पार्टिसिपेट करेंगे, या खाली ए ही पार्टिसिपेट करेंगे, यानी कि खाली ये ही एक्टिव पार्टनर होगा. आगे जाके हम जब टाइप्स ऑफ पार्टनर्स पढ़ेंगे तब आपको ये और क्लियर हो जाएगा. यानी कि यही एक्टिव पार्टनर होगा और जो बी है वो एक्टिव पार्टनर नहीं, वो स्लीपिंग पार्टनर होगा. तो ए ही खाली बिजनेस के ऑपरेशन, डे टू डे ऑपरेशन जो है वो कैरी आउट करता होगा. उसको क्या कहते हैं? एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल. एक्टिंग कर रहा है यहाँ पर. सो ए यहाँ पर एक्ट कर रहा है ऑन बिहाफ ऑफ बी. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो भी ए एक्ट करेगा, दोज एक्ट्स विल बी बाइंड अपॉन बी एज वेल. दैट मीन्स दोज एक्ट्स विल बी बाइंडिंग अपॉन पार्टनरशिप फर्म एज वेल. सो ये होल पार्टनरशिप फर्म को बाइंड करेगा. चाहे यहाँ पर 2 ही पार्टनर हो, या कहीं जगह 4 पार्टनर है, या 5 पार्टनर हो, तो वो उन सबको बाइंड करेगा. यानी कि जो एजेंट है वो अपने प्रिंसिपल को अपने एक्ट्स के जरिए बाउंड अप करेगा. ठीक है? या तो सारे के सारे क्या करेंगे? एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे, या अगर एक ही बंदा पार्टिसिपेट करता है तो वो बाकी सबको बाइंड करेगा, होल एज पार्टनरशिप फर्म. देखिए, अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे. जबकि हमने प्राइमा फेसी एविडेंस भी देख लिया, अब हमने कंक्लूसिव एविडेंस भी देख लिया. आखिर क्या चीज़ है कंक्लूसिव एविडेंस, वो भी हमने देख लिया. अब ध्यान देने की कोशिश करेंगे आखिर क्या क्या फीचर्स होने चाहिए, इनको एक ग्लेंस से देख लेंगे. देखिए, सबसे पहले मैंने कहा टू
आर मोर देन पर्सनस, टू आर मोर देन टू, टू आर मोर देन टू, ठीक है। ये देखिए अब जानने की कोशिश करेंगे। देखिए अगर पार्टनरशिप फर्म में ये बैंकिंग का बिजनेस हुआ तो इसमें खाली 10 पर्सन हो सकते हैं मैक्सिमम, यानी कि अलाउड है 10 पार्टनर्स, 10 पार्ट हो गए मैक्सिमम। हाँ, दूसरा ट्रेडिंग कंसर्न अगर हुआ तो उसमें 20 पर्सन मैक्सिमम अलाउड है, यानी कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। देखिए अभी अगर ध्यान देने की कोशिश करेंगे, देखिए अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा आखिर मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्ट्स कितने होंगे, इसमें इतने हैं, इसमें इतने, इसमें इतने हैं। इसमें एक सेक्शन है कंपनीज एक्ट में, उसको कहते हैं सेक्शन 464। उसमें ये बताया गया है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे वो होंगे 100। कितने? 100 होंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स। अगर अब इससे ज़्यादा पार्टनर्स हो जाएंगे उसको वो एसोसिएशन जो है, इन बंदों की एसोसिएशन जो, उसको कहेंगे इल्लीगल एसोसिएशन। क्या कहेंगे? इल्लीगल एसोसिएशन। तो वहाँ पे अनिवार्य होगा, नेसेसरी होगा इन पार्टनर्स को क्या करना पड़ेगा, या तो उनको एलएलपी में कन्वर्ट करने पड़ेगा, यानी कि या पार्टनरशिप को एलएलपी यानी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट में उनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। वहाँ पर जो मैक्सिमम नंबर्स है वहाँ पर कोई बार नहीं है पार्टनर्स का, यानी कितने भी पार्टनर्स में हो सकते हैं, या फिर उनको प्राइवेट लिमिटेड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उनके पास फिर ये दो ही ऑप्शन बच जाते हैं, वरना वो एसोसिएशन जो है वो इल्लीगल एसोसिएशन कहलाएगी। ठीक है, तो ये तो हमने देख लिया कि 2 आर मोर देन पार्टनर्स। ठीक है, तो देखिए हमने नंबर ऑफ पार्टनर्स तो देख लिए हैं, अब हम देख लेंगे क्या होना चाहिए बिजनेस। नंबर सेकंड, business. So there must be intention of carrying out the business. और क्या होना चाहिए तीसरी बात, एग्रीमेंट। एग्रीमेंट होना चाहिए बिटवीन द पार्टनर्स। क्या होना चाहिए? एग्रीमेंट। और ये एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स टू कैरी आउट द पार्टनरशिप, या तो ये ऑरल होना चाहिए, ठीक है, या रिटन या इम्प्लाइड। ठीक है, तो इन 3 सूरतों में कोई भी सूरत हो सकती है, बट इट इज़ बेटर टू हैव द एग्रीमेंट इन रिटन फॉर्म। और चौथा फीचर जो हम देखने जा रहे हैं इसको कहते हैं प्रॉफिट शेयरिंग होना चाहिए। प्रॉफिट शेयरिंग होनी चाहिए। और अब 5th वाला जो होना चाहिए फीचर पार्टनरशिप का, उसको कहते हैं म्यूचुअल एजेंसी। सारे के सारे ये जो फीचर्स जो हमने पढ़े हैं, ये सारे के सारे फीचर्स जब भी एक बिजनेस में पाए जाएंगे उस बिजनेस को कहेंगे पार्टनरशिप फर्म। अब देखिए जो भी हमने ये पढ़े हैं, मैंने पहले भी कहा है, जो भी म्यूचुअल एजेंसी है, जब ये टेस्ट करेंगे म्यूचुअल एजेंसी का, क्या ये उन दोनों के दरमियान, पार्टनर्स के दरमियान था, तभी उसको पार्टनरशिप कहलाएंगे। कंक्लूसिव एविडेंस म्यूचुअल एजेंसी हमेशा रहेगा। ठीक, अब हम एक और फीचर पार्टनरशिप का देखने जा रहे हैं। देखिए पार्टनरशिप फर्म इज नॉट ए लीगल पर्सन। मतलब क्या है पार्टनरशिप इज नॉट ए लीगल पर्सन? मतलब कहने का ये है, ए पार्टनरशिप फर्म कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद द थर्ड पार्टीज इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर पार्टनर्स। यानी कि जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा उसके पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर्स उसके बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ना कि पार्टनरशिप फर्म खुद कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है विद द थर्ड पार्टीज, बिकॉज इट इज नॉट ए लीगल पर्सन। देखिए अब और एक डॉक्यूमेंट होता है पार्टनरशिप में, उसको कहते हैं पार्टनरशिप डीड। क्या कहते हैं? पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड जो है एक डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी चीज़ें जो होती है पार्टनरशिप में उसमें वो मेंशन की होती है। और ये जो पार्टनरशिप डीड है इसके बहुत सारे जो कंटेंट्स है वो मैं एक एक करके बयान करता हूँ ताकि आप सबको ये समझ में आए। देखिए नंबर 1, पार्टनरशिप डीड में क्या क्या होना चाहिए? नेम होना चाहिए, किसका? फर्म का नाम होना चाहिए। एड्रेस,
एड्रेस ऑफ द बिजनेस कंसर्न, जो जहाँ पर भी बिजनेस कैरी आउट हो रहा है वहाँ का एड्रेस कंसर्न होना चाहिए। नेम ऑफ द पार्टनर्स भी होना चाहिए, ठीक है। PSR होना चाहिए, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो होना चाहिए, किस में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, ठीक है। और क्या होना चाहिए इसमें, वो सारे टर्म्स एंड कंडीशंस भी होनी चाहिए जिस पे पार्टनर्स एग्री कर रहे हो। फॉर एग्जांपल कहने का मतलब क्या है, देखिए कभी जाकर इन द फ्यूचर कोर्स ऑफ पीरियड में किसी पार्टनर ने डिमांड की सैलरी, क्या की सैलरी, फॉर एग्जाम्पल एक्टिव पार्टनर कह रहा है बाकी जो स्लीपिंग पार्टनर से, मुझे सैलरी चाहिए ऑफ ₹10,000 क्योंकि मैं एक्टिव पार्टनर हूं और स्लीपिंग पार्टनर में आपके बिहाफ पर भी काम कर रहा हूं, मुझे कम से कम 10,000 रुपये सैलरी चाहिए हर महीने, ठीक है, पर मंथ मुझे सैलरी चाहिए। अब चूंकि ये एग्रीमेंट में अगर लिखा होगा, डीड में यहाँ पर लिखा होगा तो उसको ये सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर नहीं लिखा होगा, पार्टनरशिप एक्ट 1932 में सीधी लिखा है नो सैलरी, उसको सैलरी नहीं मिलेगी। यानी कि अगर यहाँ पर डीड में ये मेंशन नहीं होगा जो एक्टिव पार्टनर है उसको 10,000 रुपये माहाना सैलरी मिलेगी, तो उसको ये सैलरी नहीं मिलेगी, बिकॉज पार्टनरशिप एक्ट 1932 डज नॉट प्रोवाइड एनी काइंड ऑफ रेन्यूमरेशन और सैलरी व्हाट्सोएवर इन व्हाट्सो फॉर्म, ठीक है, वो प्रोवाइड नहीं करती अगर डीड में नहीं लिखा होगा। यानी कि कहने का मतलब ये है रूल वो फॉलो किया जाएगा अगर लिखा होगा डीड में, अगर वो डीड में नहीं लिखा होगा तब पार्टनरशिप एक्ट, यानी कि डीड अगर साइलेंट होगी तब पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई होगा, ठीक है। सो 1932 में लिखा है नो सैलरी, अगर डीड में लिखा होता सैलरी तब इसको सैलरी मिल जाती। इसी तरह से एक और चीज़ है, कई फ्यूचर कोर्स पीरियड टाइम में इसी तरह से और एक एग्जाम्पल अगर ले, अगर पार्टनर्स ने कभी पार्टनरशिप फर्म को लोन दिया, क्या दिया, लोन, अब लेकिन यहाँ पर ये नहीं लिखा है डीड में ये लिखना मेंशन नहीं किया गया था उस वक्त कि आखिर कितनी परसेंटेज उस पर हम देंगे इंटरेस्ट, ठीक है, लेकिन पार्टनरशिप एक्ट 1932 प्रोवाइड करता है इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 6% पर एनम, ठीक है, तो ये वहाँ पर इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर डीड उस वक्त साइलेंट हो या अगर डीड साइलेंट नहीं हुई, वहाँ पर परसेंटेज कुछ और लिखी होगी, तब वही फॉलो किया जाएगा, ठीक है। के बाद जो देखेंगे रजिस्टर्ड और अनरजिस्टर्ड फॉर्म में क्या फ़र्क है। देखिए जो ये रजिस्ट्रेशन है इसका क्या मतलब है, देखिए जो ये पार्टनरशिप फॉर्म है इट कुड बी रजिस्टर्ड विद द ROC इन दैट एरिया, जो भी ROC होगा, रजिस्टर्ड ऑफ कॉर्पोरेशन जो होगी उस एरिया में, या तो उसके साथ ये फर्म रजिस्टर्ड रहेगी, यानी कि वहाँ पर रजिस्टर किया जाए, फिर उसको COP यानी कॉर्पोरेशन, यानी कि इस कॉर्पोरेशन को वहाँ पर फिर सर्टिफिकेट भी मिलेगी उसकी। लेकिन बात जब आती है रजिस्ट्रेशन की, ये नेसेसरी नहीं है अ पार्टनरशिप कुड बी रजिस्टर्ड और नॉट नेसेसरी, ये नेसेसरी नहीं है, नॉट नेसेसरी। दैट मीन्स अ पार्टनरशिप फर्म कैन बी अनरजिस्टर्ड एज वेल, रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड वेल, यानी कि जो ये फर्म है, ये एक पार्टनरशिप फर्म जो है वो रजिस्टर्ड भी हो सकती है, जो वहाँ का ROC होगा उस एरिया के जो रजिस्टर होगा वहाँ पर उसके यहाँ वो रजिस्टर भी हो सकती है, लेकिन ये नेसेसरी नहीं है। सो ए पार्टनरशिप फर्म कैन बी रजिस्टर्ड एंड अनरजिस्टर्ड एज वेल। लेकिन जो अनरजिस्ट्रेशन की बात है वहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है एक फर्म को। कहने का मतलब क्या है, देखिए unregistration of a firm, there can be some legal issues. Number one, a firm cannot sue. A firm cannot sue to third party for the price. यानी कि कहने का मतलब है अगर किसी वक्त किसी थर्ड पार्टी ने फर्म के पैसे खा लिए, जब फर्म के पैसे खा लिए जो ही अगर ये पार्टनरशिप फर्म अनरजिस्टर्ड रही तो ये स्यू नहीं कर सकती, ये स्यू नहीं कर सकती, यानी कि इसको ये कोर्ट ऑफ लॉ में नहीं जा सकती इसके खिलाफ, थर्ड पार्टी के खिलाफ, कि मुझे अपने पैसे चाहिए, ठीक है, नंबर वन। नंबर दो, लेकिन थर्ड पार्टी जो है, थर्ड पार्टी कैन स्यू, थर्ड पार्टी स्यू कर सकती है। सो थर्ड पार्टी कैन स्यू द पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। और तीसरी बात जो है वो मैं यहां लिखने जा रहा हूं। तीसरी बात, अ फर्म कैन रियलाइज
only rupees 100 against the dispute with third party, ठीक है। सो रजिस्ट्रेशन के बहुत सारे फ़ायदे ये हैं कि एक फर्म शू कर सकती है कल को थर्ड पार्टी के साथ, कभी ऊंच नीच होगी तो शू कर सकती है, लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड फर्म रही उसके 3 नुकसान हैं। नंबर 1, ए फर्म कैन नॉट शू द थर्ड पार्टी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ द प्राइस, एक चीज़। दूसरी चीज़, बट थर्ड पार्टी कैन शू द फर्म, ठीक है। और तीसरी बात क्या है, ए फर्म कैन नॉट रियलाइज बियॉन्ड ₹100 अगेंस्ट द डिस्प्यूट विद द थर्ड पार्टी। देखिए, अब जब हम पार्टनरशिप फर्म के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, 2 तरह की पार्टनरशिप फर्म्स का नेचर पाया जाता है। नंबर 1, एक तो होगा पार्टनरशिप फर्म एट विल, दूसरा है उसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखिए, पार्टनरशिप फर्म एट विल, इसको कैसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे हम। देखिए, ये एक ऐसी पार्टनरशिप फर्म है, कैसी, जिसमें जो ऑब्जेक्टिव है वो डिफाइन नहीं किया जाता। एक तो ये चीज़ है। दूसरी बात, टाइम फ्रेम और टाइम लिमिट भी डिफाइन नहीं होती। यानी कि 2 चीज़ें इसमें डिफाइन नहीं होती। नंबर 1, एक तो ऑब्जेक्टिव और कितनी देर चलेगी, जो ड्यूरेशन होगा वो आखिर कितनी देर की ड्यूरेशन होगी, 2 साल 3 साल। इस वाले टाइप में क्या होगा, कोई भी पार्टनर क्या करेगा, नोटिस देगा टू ऑल अदर पार्टनर्स to dissolve the partnership, ठीक है। यानी कि 2 चीज़ें पार्टिसिपेट विल में नहीं होती। एक तो नंबर 1, ऑब्जेक्टिव डिफाइन नहीं होता। दूसरी बात जो है, टाइम फ्रेम डिफाइन नहीं होता। आखिर कितनी देर ये पार्टनरशिप फर्म जो है कितनी देर चलेगी, जो 2 चीज़ इसमें मेंशन नहीं होती। और इसमें क्या कर सकता है, कोई भी पार्टनर, वेदर एक्टिव पार्टनर, स्लीपिंग पार्टनर, दूसरे पार्टनर्स को नोटिस दे सकता है टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप, और ये पार्टनरशिप उसी वक्त डिसॉल्व हो जाएगी। अब दूसरी बात है, इसको कहते हैं पर्टिकुलर पार्टनरशिप। क्या कहते हैं, पर्टिकुलर पार्टनरशिप। देखिए, पर्टिकुलर पार्टनरशिप में क्या होता है, इसमें तो एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन होता है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन पहले से ही डिफाइन होता है, एंड टाइम फ्रेम इज डिफाइंड एज वेल। यानी कि दोनों के दोनों चीज़ें पर्टिकुलर पार्टनरशिप में डिफाइन की जा चुकी होती है। एक तो ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन किया जा चुका होता है पर्टिकुलर पार्टनरशिप में। सो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में 2 चीज़ें डिफाइन की गई होती है, ऑब्जेक्टिव भी डिफाइन होता है और टाइम फ्रेम भी डिफाइन होता है। जब ये दोनों के दोनों चीज़ें डिफाइन होती है, देखिए, तो एक पार्टनरशिप फिर कैसे डिसॉल्व होती है। या तो नंबर 1, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हुआ होगा, ऑब्जेक्टिव कंप्लीट, इट विल स्टैंड ऑटोमेटिकली डिसॉल्व्ड। या completion of time frame, completion of time limit, जो ही टाइम लिमिट कंप्लीट होगी, दिस फर्म विल स्टैंड डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली। सो 2 चीज़ें हैं, जब भी ऑब्जेक्ट डिफाइन होगा तब भी या ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी, डिसॉल्व हो जाएगी। या अगर टाइम फ्रेम या जो टाइम लिमिट है अगर वो एक्सपायर हो जाएगी, इट विल स्टैंड डिसॉल्व्ड ऑटोमेटिकली।